सर, आज हम सरकारी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, डीएसपी भी कहते हैं इसे। जी सर। मैंने इस टॉपिक के बारे में सुना तो है, लेकिन सच कहूं तो इसके कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल, चिंता मत करो, हम इसे बहुत ही सरल तरीके से एक एक लाइन करके समझेंगे। जी सर। हमारा लक्ष्य है कि इस टॉपिक से परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छूटे। जी सर, बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीएसपी हैं क्या। जी। ये भारतीय संविधान का वो हिस्सा है जो राज्य को एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइंस या निर्देश हैं कि उन्हें देश कैसे चलाना चाहिए। बिल्कुल सही समझा। ये देश के शासन में मौलिक महत्व रखते हैं। मौलिक महत्व, हाँ। और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये एक तरह से संविधान का नैतिक ढांचा है। जी सर, समझ गए। तो ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ। अब कुछ मुख्य बिंदु याद रखना जो सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जी सर। पहला पॉइंट, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? ये है भाग 4 में। ठीक है सर। भाग 4 मौलिकाधिकार भाग 3 में है और ये भाग 4 में। बहुत अच्छे। और इससे संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक मैंने नोट कर लिया सर। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर दूसरे एग्जाम में आता है। जी। इसकी प्रेरणा का स्रोत किस देश का संविधान है? इसका स्रोत है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। जी सर, ये मैं खास तौर पर याद रखूंगी, ये बहुत बार पूछा गया है। हाँ। अब एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? जैसे हम मौलिक अधिकारों के हनन पर कोर्ट जा सकते हैं। लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। एकदम सही। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। जी। ये डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। जी सर, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मतलब सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। सही। लेकिन देश के शासन के लिए इनका महत्व कैसा है? मूलभूत। बिल्कुल। इनका महत्व मूलभूत यानी फंडामेंटल है। संविधान कहता है कि ये देश चलाने के लिए मौलिक हैं। ओके सर, तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन शासन के लिए मूलभूत है। तो फिर राज्य का कर्तव्य क्या हुआ? कानून बनाते समय इन्हें लागू करना। हाँ, राज्य का कर्तव्य है विधि यानी कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना। ठीक है सर, मतलब जब भी कोई नया कानून बनेगा सरकार को इन सिद्धांतों का ध्यान रखना होगा। बहुत बढ़िया। अब बताओ, डीपीएसपी का अंतिम लक्ष्य क्या है? मतलब संविधान बनाने वाले इनके जरिए कैसा भारत बनाना चाहते थे? सर, एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाना। बिल्कुल। इसका लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना। कल्याणकारी राज्य। सर, इस शब्द का मतलब क्या है? आसान शब्दों में समझाइए प्लीज। देखो, कल्याणकारी राज्य का मतलब है एक ऐसी सरकार जो सिर्फ कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित न रहे। अच्छा। बल्कि वो अपने नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। जी सर। हाँ। इसके तहत राज्य नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। जी। और जैसा अनुच्छेद 38 में कहा गया है, राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करता है। अच्छा, मतलब समाज में अमीर गरीब का भेद कम हो और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सर। चलो अब कुछ ऐतिहासिक कथन देखते हैं जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं कि यह कथन किसने कहा था। जी सर, ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस में आते हैं। हाँ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान की अनूठी विशेषता या संविधान की एक नवीन विशेषता है। अनूठी विशेषता, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। जी। ठीक है सर, ये याद रखूंगी। और एक और बहुत प्रसिद्ध कथन है के.टी. शाह का। जी। उन्होंने कहा था, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। ये तो बहुत दिलचस्प कथन है सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकार की मर्जी और उसके पास मौजूद संसाधनों पर निर्भर है कि वो इन्हें कब और कैसे लागू करेगी। बिल्कुल सही मतलब निकाला तुमने। अब इसका ऐतिहासिक स्रोत देखो। जी। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से लिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1935 एक्ट से। जी सर, ये भी एक जरूरी एमसीक्यू है। हाँ। ये प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा
भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। अच्छा। बस हमने इसे अपने संविधान में एक नए रूप में अपना लिया। अच्छा, तो ये पहले से ही एक तरह के निर्देश थे जो ब्रिटिश अधिकारियों को दिए जाते थे। बिल्कुल। चलो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं और एक-एक करके प्रमुख अनुच्छेदों को देखते हैं। जी सर। इन्हें हम कुछ श्रेणियों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक न्याय से जुड़े सिद्धांत। ठीक है सर। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय वाली सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ठीक है सर। अनुच्छेद 38 लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए। और इसी में ये भी जोड़ा गया है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी समाज में जो इनइक्वालिटी है उसे कम करना। अब है अनुच्छेद 39। ये पूरी तरह से आर्थिक न्याय से जुड़ा है और इसके कई हिस्से हैं। जी। 39 का कहता है कि सभी नागरिक, चाहे स्त्री हो या पुरुष, को जीविका के पर्याप्त साधन मिले। ठीक है, सभी के लिए रोजगार या आजीविका के साधन। फिर 39 खा कहता है कि समुदाय की भौतिक संपदा का नियंत्रण और स्वामित्व इस तरह हो कि उससे सामूहिक हित हो। मतलब देश के जो संसाधन हैं जैसे जमीन या खदानें, उनका लाभ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको मिले। एकदम सही। 39 का धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकना। यानी दौलत को कुछ ही लोगों के हाथों में जमा होने से रोकना। हाँ, धन का समान वितरण। अब 39 घा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। जी सर। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जी सर, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। तो ये अनुच्छेद 39 घा में है। फिर है 39 गा, ये कहता है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। जी सर, यानी मजदूरों और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना। और 39 चा, बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर देना। जी। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संशोधन, ठीक है सर। ये पूछा जा सकता है कि इसे कब जोड़ा गया? अगला है अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी या बीमारी में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। जी सर, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। हाँ, और एक एग्जाम नोट है यहाँ। जी। इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। अच्छा। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन जैसी 5 योजनाएं शामिल हैं। 15 अगस्त 1995। जी सर, ये डेट योजनाओं से जुड़े सवालों के लिए महत्वपूर्ण है। अब अनुच्छेद 42। ये है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मैटरनिटी रिलीफ। हाँ, मतलब काम करने की जगह अच्छी हो और महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ मिले। जी सर, ये अनुच्छेद 42 में है। फिर अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। निर्वाह मजदूरी मतलब कम से कम इतनी मजदूरी कि जीवन चल सके। बिल्कुल। और कुटीर उद्योग जैसे खादी। जी सर। जी। इसी से जुड़े 2 और हैं जो बाद में जोड़े गए। अनुच्छेद 43A। 43A। हाँ, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जी सर, समझ गई। और अनुच्छेद 43B, राज्य द्वारा सहकारी सोसाइटियों मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे अमूल। ठीक है सर। हाँ। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। SC, ST और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना। जी सर। फिर है अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। पोषण और पब्लिक हेल्थ। हाँ, जैसे मिड डे मील योजना इसी का एक उदाहरण है। समझ गई सर। अब आते हैं सामुदायिक स्वशासन या गांधीवादी सिद्धांतों पर। जी। इसी तरह अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है सर, कृषि और पशुपालन। अब देखते हैं आधुनिक शासन से जुड़े सिद्धांत। अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आजकल बहुत चर्चा में रहता है। हाँ, अगला है अनुच्छेद 45, बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। जी सर, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। हालांकि अब ये मौलिक अधिकार बन चुका है, पर मूल संविधान में ये यही था। अच्छा।
फिर है अनुच्छेद 48 क, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। जी। इसे भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, तो 39 च जो बच्चों से जुड़ा है और 48 क जो पर्यावरण से जुड़ा है, दोनों 42वें संशोधन से जोड़े गए। ये याद रखने में आसानी होगी। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, जैसे ताजमहल या लाल किला। हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। सही। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, यानी सरकार और कोर्ट दोनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करें, एक दूसरे के काम में दखल न दें। ठीक है सर। और अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी भारत की विदेश नीति का आधार, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल। इनके अलावा भाग 4 के बाहर भी 2 अनुच्छेद हैं जो निर्देशक सिद्धांतों जैसे ही हैं। अच्छा, भाग 4 के बाहर भी। हाँ, अनुच्छेद 350 क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। मातृभाषा में शिक्षा, जी सर। और अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। ठीक है सर, ये दोनों भाग 4 के बाहर है, पर डीपीएसपी जैसे ही है। बहुत अच्छे। अब आखिरी और सबसे जरूरी टॉपिक, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में अंतर। जी सर। एक टेबल के रूप में इसे समझते हैं, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला अंतर, जैसा हमने डिस्कस किया, डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक अधिकार? वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा, डीपीएसपी का वर्णन संविधान के भाग 4 में है और मौलिक अधिकारों का भाग 3 में। तीसरा और सबसे मुख्य अंतर, डीपीएसपी को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। हाँ, जबकि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल। चौथा, डीपीएसपी समाज की भलाई के लिए है, ये समाजवादी हैं। और मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए हैं। पांचवा, डीपीएसपी के पीछे राजनैतिक मान्यता है, मतलब सरकार अगर इन्हें लागू नहीं करती तो जनता अगले चुनाव में उसे सजा दे सकती है। जबकि मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है, मतलब कोर्ट सजा दे सकता है। सही। छठा, डीएसपीपी सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है क्योंकि ये उसे समाज के लिए कानून बनाने की शक्ति देते हैं। और मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं क्योंकि वो सरकार को कुछ चीजें करने से रोकते हैं। और आखिरी अंतर, डीएसपीपी राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान से सीधे ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। यस सर, अब ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को विस्तार से समझा। जी सर। परीक्षा के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखना। मैं एक क्विक समरी दे रहा हूं। जी सर, प्लीज। पहला, ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36-51 में है और आयरलैंड से प्रेरित हैं। जी। दूसरा, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन शासन के लिए मूलभूत हैं। ठीक है। तीसरा, इनका लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। और चौथा, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 39 घ, समान कार्य समान वेतन, और डॉक्टर अंबेडकर का अनूठी विशेषता वाला कथन, ये बार बार पूछे जाते हैं। यस सर, अब ये मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूरी तरह से क्लियर हो गया। आपकी वजह से ये मुश्किल टॉपिक आज आसान लग रहा है। शाबाश, बस इन पॉइंट्स को रिवाइज करते रहना, तुम्हारा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा।